आपने भी सक्षमता परीक्षा दिया जी, लाखों लोगों ने भी दिया, तो ये लड़ाई क्यों है कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रहा है, सेकंड चॉइस मिल रहा है? ये किसकी बदमाशी है, सरकार की, विभाग की? मतलब अधिकतर लोग पास हो रहे हैं। अधिकतर अधिकांश मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये परीक्षा ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन होती तो 100% लोग पास कर जाते। इस पे कोर्ट ने कहा कि जब आप 3.3 में कह रहे हैं कि जो नहीं भी देंगे या नहीं पास करेंगे वो सेवा में बने रहेंगे, तो फिर ये कंडिका 4 में आपने ये क्यों कहा है कि उन पर कमेटी विचार करेगी? जी, ये तो कंट्राडिक्टिंग हो गया। हम लोग 3 में कुछ बोल रहे हैं, 4 में कुछ बोल रहे हैं। और बार बार हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो ये कहती है कि पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट तभी इंटरफेयर कर सकते हैं जब कहीं राइट्स का वायलेशन हो या कंट्राडिक्शन हो। तो शिक्षकों की जीत हुई है कि नहीं? क्योंकि कल बहुत बड़ा हल्ला था कि शिक्षक जीत गए, पाठक हार गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर कल सबसे बड़ा मुद्दा था हाईकोर्ट का फैसला। शिक्षक दिन भर उस फैसले को देखे, समझे। आप बताइए कि हाईकोर्ट के फैसले से आप खुश हैं या नाराज हैं? देखिए, खुश तो नहीं है। खुश नहीं? हाँ, खुश नहीं है इस वजह से कि जिस तरह की उम्मीदें शिक्षकों को थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए खुश नहीं है। लेकिन हाँ, हम फिर भी फैसले का स्वागत करते हैं। कारण ये है कि जो लड़ाई का स्वरूप होना चाहिए था कोर्ट में, उस स्वरूप में जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की थी उस स्वरूप में वो लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने लड़ाई का जो पूरा फोकस था वो ही परीक्षा पर केंद्रित कर दिया। और उस संदर्भ में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल, हम लोग शुरू से परीक्षा का समर्थन करते रहे। सक्षमता परीक्षा, हाँ, सक्षमता परीक्षा का, विभागीय परीक्षा होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं विभागीय परीक्षा में 95% से ज्यादा लोग पास कर गए हैं और हाई स्कूल में तो 98% पास कर गए। मतलब अधिकतर लोग पास। अधिकतर अधिकांश मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये परीक्षा ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन होती तो 100% लोग पास कर जाते। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी उम्र काफी हो गई, उनको ऑनलाइन परीक्षा देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था, नहीं आता है, थोड़ा माउस चलाने में दिक्कत है, तो इस वजह से जो 5% रिजल्ट खराब हुआ है, सब लोग पास कर जाते हैं। और हमने बार बार कहा था कि 100% पास करेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट का फैसला जो आया है वो सही है। और जब सूक्ष्मता से हमने उसका अध्ययन किया कि किन किन बातों को लेकर के क्या कहा गया है, तब जाकर के सच्चाई पता चली। अच्छा, सब चीज बारीकी से आप सब चीज जांच किए? जी जी, बारीकी से हमने अध्ययन किया। पूरे 80-85 पन्नों का है, उसका हमने अध्ययन किया। एक एक बिंदु में बहुत गूढ़ बातें लिखी हुई जी। और जब हमने पूरे बहस को पढ़ा उसमें, तो जो नायडू सर थे सीनियर एडवोकेट, जो वाईवी गिरी सर थे सीनियर एडवोकेट, इन लोगों की तरफ से जो बहस किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे नायडू साहब, उनकी ओर से शुरुआत किया गया। और उन्होंने बहस का जो केंद्र बिंदु बनाई ये रखा कि जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं या नहीं देते हैं या फेल कर जाते हैं उनको सरकार निकालने पर विचार कर रही है। तो इस पर जो एजी साहब हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, किसी को नहीं निकाला जाएगा। ये हम ऑलरेडी आश्वासन दे चुके हैं, ये हम कह चुके हैं। मतलब कि अब शिक्षक परीक्षा दे या नहीं दे, निकाला नहीं जाएगा, ये सरकार की ओर से जवाब आया। और साथ ही साथ उस कमेटी की बात उठाई नायडू सर ने कि जो कमेटी ने कहा है कि 3 बार परीक्षा पास नहीं करने को निकाल देंगे, तो सरकार ने इस पर भी कहा कि हमने उस कमेटी के रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया और उस कमेटी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है उनके, वो नौकरी से निकालने की बात करें। क्योंकि हमने ऑलरेडी पैरा 3.3 में जो नियमावली है कंडिका 3.3 में ये कह दिया है कि जो परीक्षा नहीं देंगे वो सेवा में बने रहेंगे। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि जब आप 3.3 में कह रहे हैं कि जो नहीं भी देंगे या नहीं पास करेंगे वो सेवा में बने रहेंगे, तो फिर ये कंडिका 4 में आपने ये क्यों कहा है कि उन पर कमेटी विचार करेगी? जी, ये तो कंट्राडिक्टिंग हो गया। हम लोग 3 में कुछ बोल रहे हैं, 4 में कुछ बोल रहे हैं। तब ये गलती स्वीकार किया सरकार की ओर से जो वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 4 को हम स्ट्राइक डाउन करेंगे। जब आप 4 को काट देंगे, जो इसमें है कि कमेटी विचार करेगी वाली बात पर, वो आपको हम खत्म करना पड़ेगा वो प्रोविजन। और 3.3 में जो है परीक्षा आप लीजिए और परीक्षा जो नहीं देंगे वो भी नौकरी में बने रहेंगे, ये प्रावधान आपका बरकरार रहेगा। तो ये मुख्य मुद्दा रह गया। दूसरा मुख्य मुद्दा ये हुआ कि जब ऑलरेडी ये सब पास हैं, ये परीक्षा दे चुके हैं, तो फिर से परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है? ये नायडू सर ने और वाईवी गिरी सर दोनों ने कहा। इस पर सरकारी वकील का जो ऑब्जर्वेशन था और जो पॉइंट्स थे उस पर कोर्ट भी सहमत हो। कोर्ट ने कहा कि देखिए, शिक्षक जो है पढ़ाने वाले लोग हैं और इनको लगातार अपने करियर के दौरान पढ़ते रहना चाहिए।
क्योंकि पढ़ेंगे तभी पढ़ा पाएंगे। इसलिए अगर इनके विभाग से जुड़ी हुई कोई परीक्षा होती है तो उसके लिए हम सरकार को मना नहीं कर सकते, और खास करके तब जब जो परीक्षा नहीं देते हैं या नहीं देना चाहते हैं या फेल कर जाते हैं, उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, ऐसी स्थिति में एक नए कैडर के लिए अगर परीक्षा ली जा रही है तो उस पर हम लोग रोक नहीं लगा। मतलब कि अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, मान लीजिए कोई परीक्षा होती है और लोग अब बैठते हैं, जितने भी शिक्षक हैं वो बैठते हैं, मान लीजिए फेल कर जाते हैं, करेंगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि वो शिक्षक हैं, मान लीजिए कर जाते हैं, तो नौकरी तो जाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। और ये बात सरकार शुरू से कह भी रही थी, और चूंकि प्रोविजन में भी था 3.3 में ये स्पष्ट था, और इसकी कोर्ट में एकदम बारीकी से इस पर लिखा हुआ है जजमेंट में कि कंट्राडिक्टिंग फैक्ट्स हो गया था वहां पे। अच्छा, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था समान काम समान वेतन, उसकी भी चर्चा हुई जी, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से जो वकील वेतन की लड़ाई थी शिक्षक, हाँ, उस पर भी वहां कहा गया कि वहां पे कहा गया था कि अब स्टेट कैडर जो है, यानी कि जो राज्यकर्मी शिक्षक है, उनका जो पद है मरणशील है, डाइंग कैडर है, तो इस पर सरकार की ओर से कहा गया ये कि उस वक्त वो स्थिति थी, हमने कोर्ट को बताई, लेकिन जो हमारा अनुभव रहा है पंचायत नियोजन इकाइयों का जी, उससे हमने यह सीखा है कि जो डिसेंट्रलाइज किया गया, लोकल बॉडीज पर जो हमने भरोसा किया, उस भरोसे पर लोकल बॉडीज के जो इकाइयां हैं, जो मुखिया हैं, नगर निगम में हैं, जिला परिषद में, वो खड़े नहीं उतरे और बहुत सारे फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई। ये तक कहा फर्जी शिक्षकों की बहाली, ये सरकार की ओर से जवाब आया है। तो हमने अब यह निर्णय लिया, अपने अनुभव से सीखते हुए, स्पष्ट कहा गया है, पैरा 52 में है, और स्पष्ट कहा गया है कि हमने अपने अनुभव से सीखते हुए निर्णय लिया कि सेंट्रलाइज्ड बहाली होगी, इसलिए हमने स्टेट कैडर जो आर्टिकल 309 के तहत है वो लाया है हमने, और नियोजित शिक्षकों को भी उनके समतुल्य स्टेट कैडर के समतुल्य बनाने के लिए हमने ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली यानी एक्सक्लूसिव टीचर्स सर्विस रूल लाया है, और उसके लिए ऑप्शन दिया है। बिल्कुल। तो अब सरकार का ये कहना है कि हमने 3 कैडर बनाया है। जो नियोजित रहना चाहते हैं वो नियोजित रह सकते हैं, राजकर्मी नहीं बनना है, पेंशन की सुविधा नहीं चाहिए, अच्छी स्थानांतरण नहीं चाहिए, जिनको ये सब सुविधाएं चाहिए, मतलब कि जिसको बस जो चल रहा है वो चलने देना, खुश है वो रहे उसमें, और उनको जो उस नियमावली के तहत लाभ मिलते हैं वो मिलता रहेगा। एक हमने बनाया था विद्यालय अध्यापक नियमावली, जो हमने बीपीएससी से बहाली ली, परीक्षा ली, उसमें भी बहुत सारे नियोजित शिक्षक चले गए, तो वो वहां भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नए बहालियां, बीपीएससी तैयारी की बात, क्योंकि आपने देखा था ना कितने आंकड़ा दिया है, विधिवत सरकार ने आंकड़ा दिया है कि टीआरई 1 में 28,000, टीआरई 2 में 17,000, इस तरह से कितने लोग नियोजित शिक्षक जो है वो पास किए। उसमें कहा कि उसमें भी नियोजित शिक्षक गए हैं, और जो बचे हैं वो एक्सक्लूसिव में जाना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव में भी जा सकते हैं। तो हमने तो तीनों विकल्प दे दिया कि जिनको बीपीएससी वाले स्टेट कैडर में जाना है वहां चले जाइए, जिनको एक्सक्लूसिव वाले स्टेट कैडर में जाना है वहां चले जाइए, हटेंगे नहीं, रहेंगे जहां मर्जी जाइए। जिनको पंचायत वाले में रहना हो पंचायत वाले में, कोई हटेंगे नहीं, सब अपने स्थान पर बने रहेंगे। तो ये हमने विकल्प दिया, और कोर्ट ने भी उनकी बातों से सहमत होते हुए कहा कि चूंकि ये पॉलिसी मैटर है, और बार बार हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो ये कहती है कि पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट तभी इंटरफेयर कर सकते हैं जब कहीं राइट्स का वायलेशन हो या कंट्राडिक्शंस हो, अदरवाइज पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बातें बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स में, सिर्फ शिक्षा विभाग के जजमेंट्स में नहीं, कई सारे पॉलिसी मैटर्स में आता है कि पॉलिसी जहां बनती हो वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, उनका क्षेत्राधिकार है कि वो कैसी नीति बनाते हैं। हाँ, नीतियों में कोई राइट्स का वायलेशन नहीं, अगर समानता का कहीं पर हनन हो रहा है या कहीं कोई अन्य मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तब कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। तो शिक्षकों की जीत हुई है कि नहीं? क्योंकि कल बहुत बड़ा हल्ला था कि शिक्षक जीत गए, पाठक हार गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कल रात में प्रेस विज्ञप्ति भी कल देर शाम में जारी की गई शिक्षा विभाग की ओर से, और ये स्पष्ट है कि ये किसी की जीत नहीं है, न सरकार की जीत है न नियोजित शिक्षकों की जीत। जो था वो है, जो था वह है। कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि जो जहां बने रहेंगे उनको उस नियमावली के अनुसार जो सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए, जो तय प्रमोशन के आयाम है, प्रावधान है, वो उनको मिलना चाहिए। जो कहीं जाना चाहते हैं तो उनको परीक्षा दे करके जाना होगा। हाँ, अच्छा, जाना चाहते हैं तो उस पर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, क्योंकि जो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट बनना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा दे दें। यहाँ तक का जो बीपीएससी देके स्टेट कैडर जाना चाहते हैं, अध्यापक संवर्ग में आते हैं, वहां चले जाए। हमने दोनों विकल्प दे रखा है, मतलब सब चीज है, वही है कि जीत नहीं हुई है, जैसा था वैसा था। ये कुछ हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो अति उत्साह में उत्साहित हो जाते। जी, वो पूरा जब जजमेंट पढ़ना चाहिए, जजमेंट की बारीकी का अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, अति उत्साह में
कोर्ट ने कुछ कह दिया, जज साहब मुस्कुरा दिए, ये सारी बातें लोग फैला देते हैं भ्रम, और उसके बाद निर्णय कुछ हो जाता है। हम लोग को पहले से आशंका थी। और मैं बताना चाहूँ कि मैं याचिकाकर्ता नहीं हूँ, मैंने इस मामले में केस नहीं किया था, क्योंकि हमने जब पूरी नियमावली को पढ़ा और उसमें जो हमारा जो बीपीएससी वाली परीक्षा में यानी कि विद्यालय अध्यापक नियमावली पर जो केस था, उसमें जो जजमेंट आया था उसको हमने अध्ययन किया। तो हम लोग ने इस बात को समझा कि पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, नियोजित शिक्षकों के अगर सुविधाओं में कटौती होती है तब लड़ना, उसमें तो लड़ना, लेकिन वो है नहीं। सरकार ने बस विकल्प दिया है, एक नई पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी में आप बहुत इंटरफेयर नहीं कर सकते। चलिए अब ये पूछना चाहते हैं कि सारी प्रक्रिया चल रही थी, सब चीज सही चल रहा था, तो बीच में ये बीपीएससी टीआरई क्यों आ गया? देखिए, बीपीएससी टीआरई आने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ये कहती है अपने हलफनामे में कि हमने लोकल बॉडीज के माध्यम से जो बहाली की उसमें बहुत अनियमितताएं हुई, और विद्यालय में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था। और फर्जी शिक्षकों को लेकर के हाई कोर्ट में ऑलरेडी जांच चल रहा है, जहां पे हम सरकार का ये कहना है कि लोकल बॉडीज ने सही तरीके से बहाली नहीं की, नियुक्ति नहीं की, वहां पे बहुत गड़बड़ियां हुई, फर्जी शिक्षक आ गए, जिस वजह से सरकार की बदनामी होती है, शिक्षा विभाग की बदनामी होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा दोष जो है सभी पंचायतों पर, जिला परिषद, नगर निगम पर डाल दिया है कि उन्होंने सही से, हमने उनको अधिकार तो दिया लेकिन उन्होंने सही से उस अधिकार का पालन नहीं किया। लोकल बॉडीज को जो पंचायती राज अधिनियम 243 के तहत हमने पावर दिया स्कूल को चलाने का, शिक्षकों की नियुक्ति करने का, उसमें उन्होंने भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की। इस वजह से हमने उनसे वो अधिकार लिया। लेकिन सरकार जब कही कि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में क्या हाल है वो आपको मालूम है? बहुत जल्द जांच शुरू हो जाएगा। देखिए, कोई भी व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं होती है और सब में कहीं ना कहीं लूप होल्स है, और खास करके बिहार में जो पेपर लीक वगैरह हम लोग देखते हैं वो तो लूप होल्स है, और उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं ना जांच। बिल्कुल, मैं तो लगातार उसमें आपके नियोजित शिक्षक भी होंगे तो उनकी भी जांच हो जाएगी। बिल्कुल, मैं सबकी जांच की मांग ये नहीं कि नियोजित शिक्षक को आप बचा लेंगे, नहीं, किसी को बचाने की बात नहीं है। कोई भी बहाली परीक्षा हुई है और उसमें अगर गड़बड़ी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी अयोग्य व्यक्ति या कोई गलत तरीके से व्यक्ति किसी नौकरी में आ रहा है, खास करके शिक्षक जैसे पेशे में, तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। चलिए, देखिए हाईकोर्ट वाला मामला हमने आपसे डिस्कस कर लिया, बीपीएससी टीआरई के बारे में पूछ लिया। अब मेन सवाल जिसपे बवाल लगातार दिख रहा है, बोर्ड ऑफिस, आप भी पहुंचे थे, हम भी पहुंचे थे, सारे शिक्षक पहुंचे थे, आपने भी सक्षमता परीक्षा दिया, लाखों लोगों ने भी दिया, तो ये लड़ाई क्यों है कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रहा है, सेकंड चॉइस मिल रहा है? ये किसकी बदमाशी है, सरकार की, विभाग की? इसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि अनियमितता हुई है, कम अंक वालों को जो जिला चाहिए था वो मिल गया है, ज्यादा अंक वालों को नहीं मिल पाया है। और इसको लेकर के हम लोग उस दिन बोर्ड ऑफिस गए थे, हमें स्पष्ट कहा गया कि सबूत के साथ आइए। अच्छा, आपको कहा गया, आपने कहा? नहीं, बोर्ड कार्यालय में जब हम लोग की कमेटी मिलने गई तो उस कमेटी को यानी कि प्रतिनिधि मंडल को कहा गया कि आपकी जो शिकायतें हैं वो सबूत के साथ लेके आइए। आपके पास अगर कोई सबूत है कि आपसे कम अंक वाले को आप जो जिला चाहते थे, मान लीजिए मैं पटना जिला चाहता था, मेरा नंबर है 95, मुझे नहीं मिला, और किसी 85 नंबर वाले को पटना जिला मिल गया है, तब वो बोल रहे हैं वो मार्कशीट लेकर के आइए। तो मतलब कि अब पहले परीक्षा दीजिए, फिर भागिए, फिर दौड़िए, फिर अब सबूत ढूंढने में मतलब सीआईडी बनना होगा शिक्षकों को। बिल्कुल, शिक्षकों के ऊपर ही ओनस डाल दिया गया है सबूत ढूंढने का। तब क्या अगर गड़बड़ी हुई है आप सबूत लेके आइए, आप बताइए, तब करेंगे, हम बैठे रहेंगे। हाँ, तब करेंगे, अन्यथा हम बैठेंगे नहीं। तो इसका हमने काट खोजा है। हम लोग बड़े पैमाने पे आरटीआई डलवा रहे हैं। आरटीआई जी, बिहार बोर्ड के खिलाफ हमने आरटीआई का फॉर्मेट जारी किया है। फायदा इससे क्या होगा? फायदा होगा कि हर विषय का एक न्यूनतम कट ऑफ पता चलेगा कि किस जिले में कितने अंक वालों को मिला है। जैसे मैंने एक रिजल्ट देखा, एक शिक्षिका है, उनको 62 नंबर है, 1 to 5 में, और उनको पटना जिला मिल गया। फर्स्ट चॉइस उन्होंने डाला होगा? फर्स्ट चॉइस भी नहीं डाला था। पटना चाहती थी, पटना मिला? नहीं, वो चाहती थी सारण मिले, वैशाली मिले, उनको पटना मिल गया। उनका तीसरा ऑप्शन था, जबरदस्ती उनको पटना आ गया। और जो लोग 85 नंबर लाए हैं, एक दूसरी शिक्षिका है वो 85 नंबर लाई हैं, उनका फर्स्ट चॉइस पटना था, उनको नहीं दिया गया। ये अनियमितता है ना कि 62 नंबर वाले को आपने पटना कैसे दे दिया और 85 नंबर वाले को पटना क्यों नहीं दिया? ये नई लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा जब आप लोग दे रहे थे, आप पहुंच रहे थे, तो आप लगातार डिमांड कर रहे थे कि वेतन वाला चीज हो गया, पोस्टिंग वाला चीज हो गया। पोस्टिंग पे बहुत फोकस था और वही पोस्टिंग छीन लिया गया। तो इसके खिलाफ हम लोग कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि संख्या मतलब
करीब 5,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी गड़बड़ी हुई है, जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, और ये सभी को हमने कहा कि कानूनी तरीके से लड़ाई लड़नी है। शिक्षक नेता आप हैं, आपको मिला कि नहीं मन चाहा कि आप भी? नहीं, मैं निजी कारणों से चूंकि परीक्षा नहीं दे पाया था, तो मैं द्वितीय चरण में परीक्षा दूंगा। फॉर्म भरा था मैंने, एडमिट कार्ड भी आया था, लेकिन कुछ निजी कारण की वजह से मैं नहीं दे पाया था। पर्सनल कुछ रीजंस थे, लेकिन मैं द्वितीय चरण की परीक्षा दूंगा। देंगे ना, भागेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और हेडमास्टर की भी परीक्षा होनी है। मतलब प्रमोशन चाहते हैं आप जीवन में कि आगे बढ़े? मैंने तो सपोर्ट किया है, मैं एक सिंगल शिक्षक नेता हूँ जिसने खुल करके सपोर्ट किया कि नहीं, परीक्षा देना है। और अभी हेडमास्टर की परीक्षा भी होगी, वो भी देना है, हम लोग को हेडमास्टर भी बनना है जी। तो ये सब हम लोग एकदम जी जान से लगे हुए हैं कि नियोजित शिक्षकों का भला हो। एक रास्ता जो पहले बंद था, वो रास्ता खुला है। उसमें जो कठिनाइयां आ रही उनको भी दूर करने के लिए हम लोग हर तरीके से लड़ रहे हैं। बोर्ड ऑफिस भी गए और कानूनी तरीके से भी पोस्टिंग जो जिला में नहीं हो पाई है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में RTI दायर हो रहा है, आज से कल तक में दायर होगा। उसका जवाब का हम लोग इंतजार करेंगे, फिर हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। अगर अनियमितता का सुधार नहीं किया बिहार बोर्ड ने, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और ये जो स्कूल आवंटन में जो गड़बड़ियां हुई उसको ठीक भी कराएंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद थे। हाई कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ बोले, BPSC TRE पर क्या कुछ बोले, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल चला हुआ है, जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए उनकी पोस्टिंग गड़बड़ी, उस पर क्या कुछ बोले वो आपने सुन लिया। तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि भैया नियोजित शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी, हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, स्पेशल लाइक कर। धन्यवाद।